बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिकली साहबा और सियासी बैठक की नई किस्त के साथ आपके सामने हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है आपसे कुछ देर पहले ही ईरान को धमकियां लगा रहे थे। एक साइड पे वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे क्योंकि हमें अमरीकी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वो कहते हैं कि मैं माजी में शायद इतना गलत नहीं था जितना अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एटमी प्रोग्राम जो ईरान का है उसको दुनिया को उससे काफी खतरा है। अब देखना यह है, पाकिस्तान में टेबल सजी हुई है, मीडिया पर खबर चल रही है कि ईरान वाली खबर नहीं चलानी कि वो आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि वहां भी थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है। टोटल इनकार नहीं किया गया, साफ अल्फाज में नहीं कहा गया कि हम नहीं आते। अभी हम सोच रहे हैं, इस पर फाइनल फैसला बाद में सुनाया जाएगा। शायद सिक्योरिटी मेजर्स हो या फिर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो अभी तक दूर होना बाकी हैं, क्योंकि आपने हुर्मुज़ तो अभी भी उसकी नाकाबंदी जारी है और वहां पर ईरानी जहाज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इन सारी खबरों के दरमियान जब पूरी दुनिया ट्रंप और ईरान इस्लामाबाद की तरफ नजरें लगाकर बैठी हुई है, एक जलसा काल होता है मर्दान में और उसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 50 अरब रुपया मर्दान के लिए देते हैं और लोग हैरान रह जाते हैं। या आखिर इनको VLP के जूते होते हैं जी, उसके पहनने के बाद अब अरबों रुपए जो है वो तरक्याती बजट पर लगाएंगे। तो उससे हासिल क्या होगा? क्या वहां पे वोट बैंक कैंप है? क्या हो क्या रहा है? दूसरी जानब इमरान खान के बारे में अब ये खबरें मीडिया के अंदर डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं कि क्या वो इस पूरी सूरत हाल में इररेलेवेंट हो चुके हैं, क्या उनकी तरफ कोई नजर नहीं जा रही, क्या उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा। अदील राजा साहब ने कुछ दिन पहले ही वो खबर की थी कि गंडापुर साहब से शायद उनकी मुलाकात हुई है, जिस हवाले से बहुत सी तरदीद भी सामने आ चुकी है। इन सारी खबरों का अहाता इसी एक वीडियो में करते हैं और शुरू करते हैं अदील राजा साहब आज आपसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जितना हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, जितने उनके बयानात बदलते हैं, एक डाटा भी सामने आया था कि जब से वो सदर बने हैं उन्होंने 56,000 से ज्यादा झूठ बोले हैं। 98 झूठ डेली के वो बोल रहे हैं। ऐसे शख्स पर ईरान को एतबार करना चाहिए, उनके शकूक शुबात जो है वो जायज है। और पाकिस्तान का रोल इसमें अब क्या अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तेहरान गए थे फील्ड मार्शल सारी क़यादत से, पासदारान इनकलाब की क़यादत से मुलाकात करके आए थे और उसके बाद इसी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का ऐलान हुआ था। क्या देख रहे हैं कल इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? जेडी वैंस तो पहुंच रहे हैं। 56,000 झूठ अगर ट्रंप ने बोले हैं तो 57,000 जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बोले होंगे। ठीक है, तो मुकाबला तो बड़ा ठीक है। अच्छा, अब ईरानी बैठ के कही जा रहे हैं हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। चॉइस क्या है? अभी ट्रंप ने जो आखिरी ट्रंपू अंकल ने जंग अब इतनी जंग नहीं हो सकती ना, सबकी बस हो चुकी है अभी। तो ट्रंपू अंकल ने जो आखिरी ट्वीट किया उससे तो समझ ये आ रही है कि मामला दो चीजों पर रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी आप न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू नहीं करेंगे, और वो कह रहे हैं जी आप अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी नहीं करेंगे। ये दो चीजें हो गई। तो ईरान जो है वो हमसे पहले से, पाकिस्तान से पहले से न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना शुरू किए हुए। आज तक बम तो है ना को बनया नहीं, तो छड़ दें जरा 10 साल ना बनान, 15 साल ना बनान, एज इफ दे विल बी विलिंग टू मेक वन। ईरान हाईएस्ट पॉइंट पे, मेरा ख्याल है ईरान हाईएस्ट पॉइंट पे सस्टेन तो नहीं कर सकेगा इतनी बड़ी जंग, आखिर उनकी भी लिमिट है कोई। ठीक है, इतना तो नहीं सस्टेन कर सकेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे एग्जिट अगर आपको मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बयान शान जो है ये लोकल पब्लिक के लिए, क्योंकि आपको पता है उस दिन अब्बास इराकची ने जो ट्वीट की थी उसके बाद पासदार इनकलाब ने उनको जो चित्रोल की थी वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ईरान के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई। क्या इनका शायद सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा? जी, तो वो इसलिए वो ये गैलरी के लिए ज्यादा है। और मेरा बात सुनो जी, 6 जहाज आ चुके हैं अमेरिका के, लैंड कर चुके हैं नूर खान एयरबेस पे। हाँ, उसकी बात भी मैंने करनी। हाँ, जहाज की बात भी करेंगे। 6 जहाज जहाज के अंदर खड़े दो, एक बंदा जहाज में पड़ गया जी C-17 ग्लोबस्टर में, वो भी आगे बात करेंगे। पाकिस्तानी स्कोर टीम रीच हो चुका है। 6 जहाज आ चुके हैं। पागल तो नहीं है कि अपना जेट फ्यूल जाया करी जा रहे हैं, अपने जहाज यहाँ पर वेले भेजी जा रहे हैं सारे इलाके में। जेडी भाई आ रहे, जेडी आएगा, मैं फुला नाल तरतीब सजावांगी। जेडी बेवकूफ थोड़ी है कि वो 24 घंटे का सफर करके वेला इधर आएगा। तो बहन का सीन मेरे ख्याल बातचीत चल रही है, कमिटमेंट हो रही। वैसे भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ड्यूटी हमारी लगी हुई है कि ईरानियों को हमने लेके आना है, तो फिर हम उनको चुप के लेके आना पड़ेगा। आखिर में पहले भी हम लेके आए थे, छोड़ के भी आए, काला डाला भेजेंगे। हाँ, वो ये तो बाय रोड तो नहीं होगा, बाय प्लेन जहाज भेज देंगे। नहीं, लेकिन मुझे लगता है नौबत नहीं आएगी। वो एक होता है ना काम बिफोर द स्टॉर्म वाला एक सूरत है। ये तो स्टॉर्म बिफोर द काम। ये नहीं, अभी आप देखें बहुत ज्यादा, मतलब हमें भी कुछ नहीं सुनगुनी भी नहीं हो रही है। एक पर्पसली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। आपने पिछले दौर में भी देखा, फर्स्ट राउंड में
मीडिया को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, कोई चीज आपने सनसनी नहीं फैलानी, कोई खबर जो है वो बाहर नहीं, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं था, सब जो है स्पेकुलेट कर रहे थे। इवन बाहर वाले भी अभी नोबडी कैन से फॉर श्योर कि जी ईरान जो है, ईरान भी तो किसी के पास खबर नहीं, ईरान भी अभी भी बहुत कॉशियसली चल रहा है, लेकिन बजाहिर तो लगता है कि देखिए डोमेस्टिक प्रेशर दोनों एंड से है। अमरीकियों पे ज्यादा है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे जो है वो डोमेस्टिक प्रेशर ज्यादा है, कि जाहिर है आपने एक जंग में मुसल्लत कर दिया, आपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पूरा आपका नारा होता था, आप यूनिलैटरली एक जंग की तरफ लेके चले गए, वहां पे उनके अनपॉपुलर वो होते जितने घर गुजरते, एंड येट ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। उनकी जो हाल ही की जो अभी लेटेस्ट ट्वीट आई है उसमें वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि इजराइल की वजह से वो इस पूरे अच्छा मेरा इसमें थोड़ा सा एतराज है लीना कपूर के, पहले भी इवन हमारी जो हुकूमत है वो रॉयटर्स को इस्तेमाल करती रही खबरें ब्रेक करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तानी किसी साफी को मुंह नहीं लगाया गया। आज इवन एक खबर प्लांट की गई रॉयटर्स के ऊपर कि जी ये हो गया, बात हो गई फील्ड मार्शल की और उसमें ये बात की गई है जो कि ट्रंप ने डिनाई कर दी थोड़ी देर बाद। आप इस बार ये देखें कि वो ट्रंप कितना विल है कि वो पाकिस्तान में वो डोमा डूस आंटी जो बैठी हुई है हलवा खाने वाली, वो किलो किलो हलवा खा रही थी सुबह, जिसका आपने कैटलिन, जिसका आपने सुबह कैटलिन तो नहीं है वो शी इज प्लेइंग गोल्फ नाउ, हाँ गोल्फ आपको पता ही है चिनार क्लब में। लेकिन लोग बड़े वैसे हमारी जाति भी कर रहे हैं, उसको सिंथिया रिची से जो है उसको कंपैरिजन स्टार्ट कर, हमारे वाले भी ना कोई तो वैसे नहीं, सिंथिया रिची वो तो 4.5 किलो हलवा खाती नाश्ते में, कैटलिन जो है सुबह देखी नहीं वो हलवा खा गई, बाटे पराठा भी उसने भिजा किया, लेकिन अच्छा है कि आदमी है। दूसरी तरफ आए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहना ट्रंप अंकल को देखें भाईजान, जेड़ा फोन करते हो फोन चुक लेता है, नहीं वो खुद फोन करते भी, वो कर भी देते हैं, हेलो तेरे खबर दे लगा, लिख चौधरी जल्दी कर, वो मतलब यार आप चेक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन देखो। ट्रंप अपना मीडिया कैसे चला रहे, नैरेटिव कैसे चला रहे, वो एक सेकंड में कोई डर खौफ नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, हमारे वालों को क्या डर खौफ है, वीडियो के बाद बताऊंगा। अब जो 21 अप्रैल है सीज फायर का इख्तिताम और उसी दिन मुज़ाकरात का दौर। अभी जो लास्ट अभी वीडियो से पहले जो आखिरी ट्वीट ये जो चल रहा है सामने स्क्रीन पर आप देख रही, कहा है कि अगर सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगी, ईरान पर इतने बम फटेंगे कि आप सोच भी नहीं। आप वो तो आप देख रहे थे ना, से एक सिविलाइजेशन खत्म कर देने की पूरी एक इतनी बड़ी कोई थ्रेड लगा दी गई थी, फिर पाकिस्तान ने वो सिविलाइजेशन बचा लिया सीज फायर अटेन करके। सो ये मेरे ख्याल से भड़के है, क्योंकि प्रेशर लाइक आई सेड कि दोनों की तरफ से डोमेस्टिक प्रेशर ज्यादा है, लोगों को अपने पैसिफाई करना है। ईरान की क़यादत पे भी, ईरानी हुकूमत पे भी बहुत ज्यादा लोगों के वो है कि आप ऐसे कोई डिसीजन जिसमें आप आके, राक्षी साहब का जब आपको याद होगा कि पहले दौर के बाद जो ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा अमरीकी क़यादत जो है वो गोल पोस्ट चेंज करती रही और जो सारा मलबा जो है अमरीकी क़यादत पे डाल दिया गया। ऑल्दो जेडी वांस जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग में गए थे उन्होंने कहा मैंने फाइनल और एक बेस्ट ऑफर उनको कर दी है। सो वो दैट वाज playing to the gallery because they want to tell their people, they don't want things to cost them very politically ना, मतलब आपको सियासी है कि उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सो नेचुरली एक पूरे डैमेज के बाद आप इस तरह आके अमेरिका के साथ आप मुज़ाकरात के मेज पे बैठ रहे हैं, जब आपके लोग जो है वहां पर शहीद किए गए हो, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया होगा, आपकी पूरी क़यादत उड़ा दी गई हो, जंग का फैसला मैदान में तो नहीं, फिर टेबल पर ही आके टेबल पे इवेंचुअली आना है, लेकिन फिर अपने भी आपने मुतालबा। और ईरान की अब बड़ी पोजीशन वाज़ेह नजर आ रही है, देयर ट्रेडिंग वेरी कॉशियसली, मोहतात एक रवैया अख्तियार करते हुए आगे बढ़े, और मुज़ाकरात और जंग दोनों के प्रेशर से अब वो खेल रहे हैं कि जी किसी भी वक्त जो है वो जंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और ये जहां पर आप देख रहे हैं कि ब्लॉकेड जो है वो अभी तक कंटिन्यूड है, आपने उनका जहाज जो है वो किया हुआ, कॉन्फिस्केट किया हुआ, आपने अपने कब्जे में लिया हुआ है। जहाज पर मैं बाद में आता हूँ, नहीं मैं उस जहाज की बात नहीं, ईरानियों की जहाज, वो समझ गया, उस वाले जहाज पर बाद में आता। ये जो आप गल्फ के पूरे ममालिक जितने हैं, कुवैत से लेकर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, इनके पास अब बयान जो आ रहे हैं वहां से, वो तो सूरत हाल ही बिल्कुल चेंज कर, वो बददिल हो रहे हैं अब अमेरिका से। तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि डिफेंस के लिए पाकिस्तान की जानब देखेंगे, अमेरिका की जानब। जो कतर से बयान आता है, जो सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट साइन होता है, जो यूएई से अब अमेरिका को धमकी दी जाती है कि भाई हमें डॉलर का फ्लो करो, इनफ्लो करो, वरना हम चीनी करेंसी में जाएंगे। ये कितनी बड़ी धमकी है। और क्या मैं बिलीव इस पे ये करता हूँ कि डिफेंस जो होता है ना आपका, वो आप खुद ही करते हो। सन ऑफ सॉइल जो होता है ना, वही अपने मुल्क के लिए मरता है, कोई और नहीं मरता, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। जब तक आपके अपने लड़ने के लिए तैयार है, अरबी लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब अमेरिका को रख लेंगे, उसके बाद हमें कहते हैं भाई उन ममालिक में नेटिव तो चेक करें कितने अरबी हैं, तो फिर ना लड़े, पंगे ना लेना। देखिए पंगे नहीं लेंगे, या तो सही, जब पंगे लेंगे आप नेशनल 1,34,00,000 में से 1,14,00,000 अगर बाहर के बंदे हैं, तो आप क्या करें? फिर आप पंगे नहीं लेना। फिर अरब को, ममालिक को ये भी समझ आ जानी चाहिए कि अमेरिका आपको नहीं बचा सका, जो कि उनको मेरे ख्याल काफी हद तक आ गई है। कुवैत वालों की भी चीखें निकल रही हैं आज
उन्होंने भी फोर्स मेजोर कर दिया कि हम ऑयल नहीं सप्लाई कर सकते। उसके बाद दुबई वालों की तो वैसे ही जो है ना वो उनकी होश ठिकाने आ चुके हैं। वो वहां कह रहे हैं कि भाई हो सकता है हमें अमेरिकी फौज को अब यहाँ से निकलने का हुक्म दे देना चाहिए कि निकलो हमारी। कहना चाहिए भाई, कहना चाहिए बिल्कुल। सऊदी अरेबिया को भी समझ आ जानी चाहिए कि भाई आप अपने एरिया में अपने ममालिक जो साथ है उनसे लगा के नहीं रख सकते। आप अमेरिका को बुला के बदमाश बिठाया हुआ था अपने सिर के ऊपर, अब आप कहते हैं हम एक बदमाश नहीं हम 2 बदमाश रख लेंगे, विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें सबसे मजेदार बात की है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एक एडवाइजर थे, उन्होंने अमेरिकी टीवी पे आए, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं भाईजान, और हम लोग भी बचपन से सुन रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। मैंने तो पता बाद में चले को स्ट्रेट नहीं है, वो तो ना स्ट्रेट है, होते विंगा छिपा है। हाँ। ठीक कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान बंद कर सकता है। बचपन से सुनते आ रहे थे जी, आपने धमकी ये चलती है, हाँ वो बंद कर सकते हैं। ट्रम्प असल में दुनिया का नाजुक मोड़ हुआ। हाँ वो नाजुक मोड़ था। तो असल में जनाबे वाला ट्रम्प साहब ने ईरान के हाथ में वो ये कार्ड पकड़ा दिया है भाईजान। अब ईरान ने बंद करके बता दिया है 1 महीने से ज्यादा ऊपर होने वाला है, सबको पता लग गया कि कोई खुलवा नहीं सकता इसको। आप बम मारते रहेंगे वो नहीं खुल सकता, बम ईरान को मार दें आप सारे, आप ये नहीं खुलवा सकते। उसके लिए आपको एक सिविलाइजेशन ही डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी वरना खुलेगा नहीं। तो एसेंशियली आपने ईरान के हाथ में एक ऐसा कार्ड पकड़ा दिया है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, ये सारे ईरान के थले लगेंगे। बहरीन, ये जिस टाइम ईरान तगड़ा हो गया, जिस टाइम उसने सारे ममालिक को अपने थले लगा लेना कि इधर गुजरो के मैंने पैसे दो, ठीक है, अदरवाइज वी विल अटैक। और वो वापस अटैक भी नहीं कर सकेंगे, ये भी आप देख लीजिए। ये आगे ऐसे ही चलेगा। विन विन फॉर ईरान। और मुझे तो हैरत हो रही है, आप अगर ट्रूथ सोशल में डोनाल्ड ट्रम्प के वो टाइमलाइन जरा देखें ना, तो वो तो ऐसी पब्लिकेशंस शेयर कर रहे हैं कि जहां पर बताया जा रहा है वाओ डोनाल्ड ट्रम्प won the war, how is he a hero, how he won this war with 9 victories. So वो अपने आप में वो इको चेंबर में रहने के शौकीन। 71 की जंग के बाद हमने भी ऐसी खबर कल जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो वहां पर उनसे सवाल हुआ ना कि अगर वहां पर पैक्ट साइन हो जाता है तो ये तो जेडी वैंस की बड़ी कामयाबी होगी। उसने कहा क्रेडिट पैक्ट का मैं लूंगा, अगर नाकाम होता है तो मैं उस पर ब्लेम करूंगा। स्मार्ट आदमी। दूसरी जानब जब पाकिस्तान का हम नाम लेते हैं तो अगर सपोज ईरान नहीं आता देन व्हाट, फिर पिक्चर क्या बनेगी? देखिए पाकिस्तान एज अ होस्ट कंट्री, मेजबान के तौर पे तो हमने एक बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है। पहला दौर जो है वो नेचुरली वो भी अगेन टफ तो था, मतलब आप जब फैसिलिटेट कर रहे थे, अब आप मीडिएट भी कर रहे हैं, आपने जाके एक विजिट भी दी, आप इंगेज भी रखे हुए हैं, टेक्निकल टीम्स जो है वो आपकी इंगेज्ड हैं। एक चैलेंज जरूर पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान एज वी नो कि बहुत ज्यादा इस वक्त कोशिशों में है कि भाई कुछ असलूबी के साथ ये क़यादत आ जाए, जो कि अल्टीमेटली कहा जा रहा है कि एक प्रेशर क्रिएट करने की अमेरिका पे। देखिए पहले राउंड में भी यही तासुर आया था ना कि अमेरिका जस्ट वांट्स टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन ईरान के वो फॉरेन डील साइन करे और चले जाए। मुझे याद पड़ता है अभी ईरान इनके साथ यही कर रहा है। 9/11 हुआ था ना, उसके बाद पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा नुमाया हुआ था। अमेरिका के साथ हमने अलायंस किया, फिर जो कुछ जी वो तो क्योंकि आप उस वक्त एक डिक्टेटर थे, लेकिन दुनिया ने फंड बहुत किया था पाकिस्तान। जब भी ऐसा डिक्टेटर होता है, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा? इसमें क्या फर्क? आपको क्यों लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, दुनिया पूरी के फंड क्यों देगी? नहीं, यहाँ पर सरमायाकारी नहीं आ रही। क्यों करेगी सरमायाकारी यहाँ पर? मुझे जरा एक बात समझाए, वैसे आपस की बात है, मतलब हम रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा तो अपना सर्वाइवल का मसला बना हुआ है। आप ये जरा चेक करें, जो ऑल्टो है 660 सीसी, उसकी टंकी है वो 6000 में भरती है, 9000 में भरती है। अभी मैं आपको फिगर दे देता हूँ, ठीक है? महंगाई के, गुर्बत के फिगर्स अलीना आपको बता देती है। कौन सरमायाकारी यहाँ पर करने? अगर यहाँ पर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पर एक प्लेयर ऐसा बैठा हुआ है जो टैक्स भी नहीं देता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। रेड टेपिज्म हाईली रेगुलेटेड, आपका मुल्क हाईली ओवरली लेजिस्लेटेड, मतलब हर चीज आपको पता है। आपने यहाँ पर बिजनेस खड़ा करना है, आपके एक बंदा 1 अरब लेके आता है। मैं कहना चाहता था वो शायद आप समझ कानूनी इदारे, अदालतें, मतलब फाइनल आर्बिटर का कॉन्सेप्ट क्या था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट है जहाँ से सारा आपकी वो लिटिगेशन वगैरह, तो अब उसके ऊपर आपने लाके एक सुपरा सुप्रीम कोर्ट बैठा दी है आपने फेडरल। तो सबसे पहले पता है कि आपका साइल तो यहाँ पे ख्वार हो रहे, तो वो कहाँ आके भाई हमारी छुट्टी है। और फिर जब आपके अपने लोग जो है 100 बिलियन जो है लेके जा रहे हो, जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं 100 बिलियन चला गया पिछले 3 सालों, आप लेकर आए, भीख मांग रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया ना मोहसिन नकवी को, उन्होंने कहा भाई पैसा ऑटोमेटिकली वहां पर जाता है जहाँ पर आसानी होती है। आप यहाँ पर 10 अरब की एक कंपनी यहाँ पर की मैंने लगानी है, आप 10 अरब पाकिस्तान में लेके आए, आपको 70-100 अप्रूवल चाहिए होंगे, आप भागना शुरू करें। एक दोस्त ने एक रजिस्टर करनी थी भाईजान, एक एसोसिएशन रजिस्टर करनी थी। मैंने एक साहब से चेक किया, मैंने कहा ये एसोसिएशन रजिस्टर करनी है
इसका हमने मेमोरेंडम बना दिया, ये 4 मेंबर्स हैं, ये है, तो ये आ जाऊं तो रजिस्टर हो जाएगी अगर मैं उस बंदे को भेज दूं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो देखें, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री जाएगा, ये तो इससे रिलेटेड 4 महीने लगेंगे रजिस्टर होने में। आपका वाहिद मुल्क है दुनिया का, यहाँ पर कोई बिजनेस बिस्किट बनाने वाला आता है ना, तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, वो हमारे सिक्योरिटी के इदारे, जासूस इदारे करते हैं। ये दुनिया में किधर होता है कि उन्हें बिस्किट लाने को सिक्योरिटी क्लियरेंस कराओ। आप टीवी चैनल में काम करते हैं, आपके टीवी चैनल को लाइसेंस देने में सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस उठ जाए तो आपका लाइसेंस रिवोक हो नहीं, जाता है। तो उसके लिए आप बैठा है ना, अगर एक बंदा यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, वो एक नई क्वांटिटी खोलना चाहता है, तो ऑलरेडी रिकॉर्ड तो मौजूद होता है कि भाई ये बंदा नहीं इतने होता अरसे से सर, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा अच्छा, है, सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं है, पता चल जाता है। अब कोई गरीब बंदा उठ के तो चैनल नहीं खोलेगा। मुझे एक बात बताओ, बिजनेसमैन होगा, रियल यार, एस्टेट जो ओनर इधर अरबों रुपए लगा रहे हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे होता है? मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्ट वही करेगा जिसको पता है कि मैंने यहाँ रहना। यार मुझे तो मैं ढूंढ रही हूँ उस जेंट्री बीच को। जेंट्री बीच वो मैं चूना लगा के नस के वो जेंट्री बीच किधर है जिसने इन्वेस्ट करना था, जिसने इन्वेस्ट कर, देखिए डिविडेंड्स आना आपके डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, जो आप जो कुछ हासिल कर रहे हैं, एक आपकी पोजीशन जो बन गई है, उसके डिविडेंड्स आना जो कि आएंगे परहैप्स आपके साथ, आपको वो ममालिक जो है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की जी फौरी कोई तैयार है आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आने के लिए, एंड ही इज राइट कि आपके मुल्क के जो हालात हैं और शेकी, जहां पर अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा हर्ट करती है उसके कॉन्फिडेंस को। सो अनसर्टेन सिचुएशन जब तक आप रखेंगे, और फिर ये हमारे हुक्मरान तो खुद अपने प्रॉपर्टी यहाँ पर रखने के कायल नहीं है। जब BVI और ये वो सारा पैनामा और लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सारी पुर्तगाल उधर जा रही है, और वहां पर यही इस्लामाबाद में एक हाउसिंग, जब उनकी प्रेफरेंस पाकिस्तान वहां पे, अरे भाई, सो उनकी प्रेफरेंस पाकिस्तान नहीं है, तो हाउ डू एक्सपेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम इन इन्वेस्ट? आप ये बताएं कि आपके जो बड़े बड़े लोग हैं मुल्क के, वो उनके बच्चे किधर है? बाहर। जब ये पापा जोन्स का स्कैंडल आया था, तो जनरल आसिम, वो क्या है, बाजवा साहब ने कहा इन्वेस्टमेंट की हुई उन्होंने, अमेरिका, उनके बच्चे किधर रहते हैं? जनरल बाजवा के बच्चे किधर रहते हैं? जरदारी साहब की इन्वेस्टमेंट किधर है? नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स किधर हैं? इसाक डार साहब की प्रॉपर्टी किधर है? लंदन। ठीक है, रहमान मलिक साहब का घर किधर था? दूसरा लंदन, हाइड पार्क शायद। हाँ ठीक है, मतलब आप अंदाजा करें कि हमारा जो मुल्क का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके भाई अपने ब्रिटिश सिटीजन है, हसन नवाज साहब। हमने और आपने यहाँ पर रहना है। वो पनामा में जब उनको बुलाया गया था, उन्होंने कहा था इस मुल्क के हैं ये शहरी, चलो नहीं लगता, ठीक है। ऊपर से बख्तावर भुट्टो साहब आपने बात शुरू कर दी। नवाज शरीफ साहब हमारे शहर में आए हैं, बेहतरीन माशाल्लाह से। अब मेरे ख्याल में वो जो वार डिजाइनर वाला रोल था, अब उनको मेरा पीस मेकर रोल दे देना चाहिए कि वो कोई अब शहबाज शरीफ साहब को फार्मूला दें। एक सेकंड जी, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो रोकनी है, बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपने नवाज शरीफ का आना तो देख लिया, जैसे नवाज शरीफ चलाया गया ऐसे करके गाड़ी का दरवाजा खुलता है। मैं आपको सीन पूरा बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ऐसे करके आते हैं जफ्फी पाने के लिए, लेकिन पहले जफ्फी किसने डाली? इसाक डार साहब। डार साहब आ गए, जफ्फी कुट के थे, मैंने एक बारी पा गुजरा करके निकल गए। शहबाज शरीफ साहब खड़े रह गए, उन्होंने जफ्फी नहीं डाली बाद में। ठीक है, आप अंदाजा करें, मतलब इस मुल्क के हालात, अल्लाह रहम करे। कायदे मोहतरम जो है बड़ा भरा, वजीर आजम साहब छोटा भरा, दुख्तरे नेक अख्तर सीएम पंजाब, अच्छा, नायब वजीर आजम जनाब समदी का बेटा एआई का वजीर। ठीक है, मतलब इसके लिए असली अक्ल भी लगा देनी चाहिए। फैमिलियों में बांटे हुए होते, वो परवेज मलिक साहब की फैमिली में कोई 3-4 इस तरह सीटें हैं। अली परवेज साहब, ठीक है, वो वजीर है, उनकी वालदा साहिबा को और कोई रोल दिया हुआ है, वहां पर ये रोल दिया है। इस मुल्क में कौन वही इस मुल्क में कौन क्यों इन्वेस्ट करेगा? मुझे एक अक्लमंद बंदा बता दे जो आके कहेगा जी मैंने इन्वेस्ट करना है इस मुल्क में, मैं जलील। आपको पता है यहाँ पर कितने लोगों के अकाउंट ब्लॉक है? आपको पता है कितने लोगों का नाम ECL में है? आपको पता है कितने लोगों के शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक किए जाते हैं? नया कानून यह है कि नादरा खुद ही शनाख्ती कार्ड पीछे से ब्लॉक कर देगा। क्यों भाई, मैं नेचुरल बॉर्न सिटीजन हूं, हाउ कैन यू ब्लॉक माय आइडेंटिटी? दुनिया के किस मुल्क में ये होता है? पाकिस्तान। ठीक है, आप वो कानून याद करें जो काले कानून गोरों ने भी किए होंगे, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा, लॉर्ड माउंटबेटन को भी नहीं आइडिया होगा। फिर आप कहते हैं बिजनेसमैन को, जो नकवी साहब पिछले हफ्ते बोल रहे थे कि अलग उनका पासपोर्ट जो है वो अलग पासपोर्ट होगा। वाह जी, अलग पासपोर्ट से क्या होगा? शराफिया बना रहे हैं, अलग पासपोर्ट से होगा क्या? मुझे रहेगा तो वो चवल की चवल ही बिजनेसमैन, टैक्स चोर रहेंगे। लो ना टैक्स भाई, आपके सैलरीड ये कितना टैक्स देते हैं? हमें तो पैसे ही उस वक्त मिलते हैं जब हमारे पैसे कट जाते हैं। तो ये जो बैठ के रोते रहते हैं हर टाइम पे, हर रोज रोते हैं, हमारा ये रेंट सीकर साले इतना रोते हैं, मुझे बताओ टैक्स कितना देते हैं? कोई एक, तो आप देखिए ना, SECP ने 1 अरब से ज्यादा के सैलरीज पिछले 16 मंथ्स के तारीख के,
मतलब 1 अरब से जायद के आपके सारे कमिश्नर, डायरेक्टर्स और चेयरमैन साहब और सारे के सारे मिलके एक दिन में एक इदारे के इन सारे अफसरान ने 1 अरब से जायद का 1.191 बिलियन। मैं आपको समझाता हूँ जरा, ये समझ नहीं, स्टोरी आपने ब्रेक की थी, चले आज मीडिया में वो दूसरी तरह आई है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी ये है कि एससीसीपी के सारे अफसर बैठे, उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा जी हमने बड़ा अच्छा काम किया, एक करामत मुगल है, एक डायरेक्टर है, एक अदील राजा साहब, एक अलीना शिकरी साहब, हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए और हमारी तनख्वाह हो गई है इतने फला 80 लाख। खुद डिसाइड ये हो गया डिसाइड। उन्होंने कहा जी हमारी तनख्वाह इतनी होगी, लेकिन हमारी तनख्वाह आज 20 अप्रैल को नहीं हुई ये 80 लाख, हमारी तनख्वाह पिछले साल 20 अप्रैल से बढ़ चुकी है। ओह माय गुडनेस। तो 1 साल के हमें एरियर्स दिए जाएं खुद ही, ठीक है, खुद ही, और साथ हमें गाड़ियां दी जाएं, साथ हमारी पेंशन भी अब बढ़ चुकी है, सब कुछ हमें दे दिया जाए। और आप जरा गैस करें कि 3 बंदों ने कितने पैसे लिए जी? 3 बंदों ने लिए 65 मिलियन रुपीज एरियर। और पे डिस्क्रिपेंसी देखिए, ये पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं बाय द वे, जो चेयरमैन साहब होते हैं ना और बाकी मेंबर भी। उसके अलावा एससीसीपी के 140 बंदों को मजीद ये पैकेज मिला, ताकि वो भी ना बोले जी। इन 3 ने लिए 65 मिलियन रुपीज, उन 3 के 140 ने मिला के 140 के बने 53 मिलियन पे डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर ये लूट खसूटी हमें कहते हैं, अवाम से दरखास्त ये। और मजे की बात ये है कि बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसके मिनट्स भी नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। जिंदगी खराब करके रख दी 8 बजे और 10 बजे बंद करके। आप शहरों में जाएं, ऐसे लगता है कब्रिस्तानों में आप रहते हैं। वो कहते हैं खुशहाली और खुश कौमें वहां से नजर है जब आपका रेस्टोरेंट। मैं तो सोची हम भी बॉस को बोले कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा तनख्वाह जो है हमारी ये हो, लेकिन आज से नहीं, पिछले 20 से भाई। और सोचो जरा ये कहानी के हमें जब मैं इस इदारे में नहीं आया था तब भी ऑडेसिटी, आप इस गवर्नमेंट की ऑडेसिटी देखें कि ये हमें कहते हैं जी आप पेट्रोल आ रहा है भाई, आप कोशिश करें आप 4 बजे गाड़ी में बैठ जाए, पेट्रोल को इस्तेमाल न करें, बस आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। खुद हर चीज लुट के खाई जा रहे हैं, हपड़ करी जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब को देख लें, मेरी फेवरेट। मैंने वो फरियाल तालपुर साहब का स्क्वाड देखा है, मैं वो देख के हैरान रहा हूँ का जो आसिफ जरदारी साहब है, मेरे यहाँ उन तक ये इतलात नहीं की कि कौम इस वक्त कहाँ तैयारा जो है वो खरीदा गया था। वो ओंटारियो कनाडा का सूबा है जिसका बजट सूबे का जो है 245 अरब डॉलर है और हमारे पंजाब का 19 अरब डॉलर। हमारी मैडम सीएम जो है वो 11 अरब का जहाज ले लेती है। उस बंदा वो पुराने मॉडल का जहाज लेता है, उस पर तनकीद होती है, सस्ता जहाज, और वो जहाज वापस करने पर, बेचने पर लगा दिया। आप पब्लिक स्टैंड भी नहीं कर सकते, उनके ओएलएक्स पे डर खौफ, लोगों का प्रेशर, लोगों से आते ना, ये कनेक्टेड ही नहीं है लोगों के साथ। इनको जाना भी मेरा नहीं मसला क्या है, जाना भी नहीं। मेरा मसला ये है कि गैस नहीं आती घर जो, बिजली नहीं आ रही, पेट्रोल महंगा है, मेरे लिए नौकरी नहीं है, मेरे लिए अच्छी सेहत नहीं है। आपने यहाँ पर 1000 बंदे को एड्स करवा दी पुराने टीके लगा के, आप नहीं देख सकते। मरीम नवाज की प्रेफरेंस आप देखे जरा, कल वो मरी में बैठ के बना रही है ग्लास ब्रिज बना रही है जी, ग्लास ब्रिज आएगा, बड़ा मजा आएगा जी, ग्लास ब्रिज आएगा। मतलब मसाइल देखें, इनका डिस्कनेक्ट देखें। लाहौर के हॉस्पिटल्स की हालत देख लेना, जो खबरें डेली रिपोर्ट हो रही हैं। आज ही रिपोर्ट हुआ है ना कि हमने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे कब लिए मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के दौर में। 2 साल कर्जे लेकर आप लोगों पर ये चीजें डाल रही हैं और नाम लगेगा ये नवाज शरीफ पुल है, ये मरियम नवाज ट्रेन है। और आपने वो तस्वीरें देखी वो जो बाइसाइकिल्स पे थे या बाइक पे थे, जिनकी अपनी फोटो लगा दी उनकी तस्वीर खुद याद दिला दिया। ये जो गल्फ मास्टर पर एक तस्वीर आई थी, ग्लोब मास्टर, गल्फ से, हाँ ग्लोब मास्टर, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं आपको मांगनी चाहिए, मांग चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड। C-17 ग्लोब मास्टर जो नूर खान एयरबेस पर, और बहुत से लोगों को इस पर एतराज क्यों, उनको नहीं पता था ये तस्वीर क्यों आपने हवाला ऊपर लिखा, इंग्लिश में था, उर्दू में कर देती है। और मैं सारे उन लोगों के लिए कि जो बहुत तिल मिला रहे हैं, बहुत चीख पुकार हुई कल रात जब मैंने ये पोस्ट किया तो बहुत शोर मचा। पहले तो ये पता है कि ये तस्वीर लीक कहाँ पे गई है, ये नूर खान एयरबेस पर ही ली गई मुझे, और ये अमेरिकी, अच्छा ये फैक्ट चेक, ये अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर था ये। अच्छा, और ओरिजिनल था, ये AI नहीं है। और जो फौजी था वो भी US एयरफोर्स का था। और ये अभी बड़े चल रहे हैं जी, प्रोपेगेंडा नेटवर्क को ये बता रहे हैं कि जी ये US में ली गई। हाँ जी, आप कंफर्म करिए नूर खान एयरबेस, ये नूर खान, और मैं सबके लिए भी बताती चलूं कि ये नूर खान एयरबेस पे ली गई थी। और मुझे हैरान मैं इस बात पर हूं कि जो फैक्ट चेक हो रहा था तारक साहब की वो जो अच्छा जी टीम है वो सामने आ गई। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे हंसी भी आ रही थी। लोग जो है, जो जाहिर है जो मेरा सर्कल मुझे जानता है, सबको पता था, हमें तो पता था नूर खान एयरबेस की है, सबको पता था।
सबको पता था, लेकिन जो शोर उठा है और क्योंकि साफियों को भी बहुत सारे साफी आज नूर खान की तरफ से आ जाए वो रूट लेकर अपने दफ्तर में जो है वो नूर खान वाले रूट से आए हैं, ये सोच के कि जी कैसे एक्सेस मिल गया, सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई है। और सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती जाते होते ना, किसी बंदे ने तस्वीर भी खींची होगी। मैं कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अगर ये कमेंट करेंगे सारे तो अगले वीडियो में बताएंगे कि तस्वीर किसने कैसे कब बनाई, अलीना कैसे नूर खान एयरवेज के अंदर बढ़ गई, वो अमेरिकी फौजी कौन है? मैं चाहती हूँ लोगों की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थोड़ी बिल्ड अप, सर्टिफिकेट भी बांटेंगे ना अमेरिकी एजेंट। और बाहर बैठ के पता नहीं कहां से कहां। तो अभी दो चीजें कंफर्म होगी कि ये C-17 ग्लोब मास्टर है, आजकल लैंड हो रहा है, एंड इट इज ह्यूमंगस, वो लिखा हुआ है और ये तस्वीर भी ह्यूज। मतलब मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मैंने बताया कि उसका इनर एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे एक हॉलवे, मतलब आप उधर उसका कॉकपिट भी देखिए। मैं कॉकपिट भी देखा, मैंने सारा उसका पूरा एक मुआयना किया, बाहर से भी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर के भी वो, तो मैं शेयर कर दूंगी तस्वीरें। बाहर की तस्वीर भी आई यानी कि अभी। हाँ जी, तो ये साबित ये हुआ कि ये अमेरिकी ग्लोब मास्टर C-17 था, ये नूर खान एयरबेस पे तस्वीर ली गई है, और ये तमाम फौजी भी अमेरिकी है और फौजी भी अमेरिकी है, और तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो हो के, क्योंकि किसी भी सिविलियन को आप कभी भी इस तरह का एक्सेस नहीं मिलता, तो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो होने के बाद ये कमेंट के बाद अगले व्लॉग में जब भी हम करेंगे अगर मैं पहुंची हुई जर्नलिस्ट, आई थिंक परहैप्स द ओनली वन इन पाकिस्तान हूज़ बीन देयर। अब भाई वो स्टोरी जो कल मर्दान में जलसा होता है, मीडिया पर ब्लैकआउट था, कहीं आपको खबर नजर नहीं आई, एक दो चैनल्स के अलावा जलसा कवर करना मना, एज लाइव दिखाना मना, लोग दिखाना मना, उन्होंने वहां क्या गुफ्तगू की वो दिखाना मना। मेरे लिए अजीब सी बात ये थी कि मर्दान में जलसा होता है और सुहेल अफरीदी साहब जो कहते हैं कि मैं बड़े पसमानदा इलाके से हूँ, वहाँ के हालात ये हैं, लोगों के पास एक टाइम का खाना नहीं है, उनके हकूक की मैं जंग लड़ रहा हूँ। 50 अरब आप एक जिले को कैसे दे सकते हैं? क्या पीटीए वहां से हार, उन्होंने अपने हकूक की जंग भी लड़ ली है, लग रहा है। ये क्यों इतना बड़ा? इमरान खान के दौर में हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो उन्होंने यकदम, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। भाई आपको कहने की जरूरत क्या पेश आ रही है? क्यों पेश आ रही है? प्रेशर, अगेन पब्लिक प्रेशर ऐसा है। प्रेशर होता तो इतने लोग होते नहीं। पब्लिक एक चीज मैं बात बहुत बोलना चाहता हूँ। पहले एक चीज तो साबित हो गई कि ये जो भी हमारा ये निजाम हाइब्रिड प्लस सिस्टम बनाया गया है, चूचू का मुरब्बा बानमती का कुंबा, ये 2 साल में 4 साल में फेल ही हुआ है। आज इमरान खान के नाम पर, व्हेन इमरान खान इज नॉट देयर, इतने लोगों का आ जाना, ठीक है, व्हिच सेज अ लॉट। तो इस सिस्टम को सोचना चाहिए। माइनस नहीं कर पाए, इररिलेवेंट नहीं बना पाए। हाँ, वो लोग खड़े हैं भाई, पार्टी खड़ी है नहीं खड़ी है, लोग अपनी जगह पे खड़े हैं, वो नहीं हिले। वो सुहेल अफरीदी को उससे मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, वो कोई मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के पीछे डट के खड़े हैं। कल पहली दफा हुआ है वहां पर हुटिंग, वो सारी चीजें हुई। वो अब अलीना कमेंट कर सकती है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि इमरान खान को, लोगों को आप दूर कर नहीं सके, डज नॉट मैटर, दिस वाज अ बिग ग्रेट टेस्टमेंट। और अगर ये लाहौर में चले जाएं, इससे ज्यादा लोग लाहौर में, वही रवायती जुमला आतिफ शाम भटने वाला चिंगारी जो है दबी हुई नहीं, वो जो भी कुछ करें, देखिए ज्यादती तो ताहाल इनके साथ हो रही है। अगर हम मीडिया पे नशर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लैकआउट आपने अगर किया हुआ एक पार्टी को, उसके लीडर को, तमाम उसकी लीडरशिप को, ये ज्यादती है। जहां पर एक को आपने पूरा एवेन्यूज दिए हुए सारा, और वी ऑलरेडी नो कहां से सारे जो है ना वो शॉर्ट्स कॉल हो रहे हैं, सारे डिसीजंस हो रहे हैं। आपने एक को, और उन पर आपने पूरा हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनसे कुछ आपको नहीं मिल पा रहा है। पुराने फैसले जो मीटिंग्स में हुए हैं, आजकल हम फिर चला रहे हैं। ये जो गूगल ने 1 लाख बंदे को वजीफा दे के ट्रेनिंग कितनी दफा हमने टीवी पर चलाई। ये मरी प्रोजेक्ट मैं खुद जानता हूं, 3-4 दफा हम चला लूप में ना, ऐसा लग रहा है कि लूप में इनके लिए आपने मुसलसल, अच्छा, लोग पब्लिक का इंटरेस्ट लूज हो चुका है इस चीज से। पब्लिक टीवी नहीं देखती, टीवी ऑब्सोलीट हो चुकी है। एंड ये जो आप कह रहे हैं ना कि जलसे में लोगों की आना, आई थिंक लोगों के पास अब ये वाहिद एवेन्यूज रह गए हैं टू वेंट आउट। या जब आप इलेक्शंस के लिए जब लोग बाहर निकले थे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पीटीआई के लिए थी कि आपका वोटर जो है पूरे मुल्क भर में निकला था, बावजूद इसके तमाम रिस्ट्रिक्शंस थी, मोबाइल बंद थे, इतना आपने वो सीनियर सिटीजन को भी चैलेंज से गुजारा है कि जहां पे लोगों को अपने अपने हल्के नहीं मिल रहे थे, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन वगैरह पे पोलिंग स्टेशन, बावजूद उसके वो बाहर निकले। तो वो वेंट आउट करने का एक जरिया था। ये भी जहां पर भी, ये पंजाब में भी कॉल देंगे, पंजाब में भी लोग शो अप करेंगे। देखिए लाहौर जाएंगे ना, जब वो अब पहले भी गए थे तो वो एक टीजर था, पैनिक
पैनिक मच गया, सारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जहाँ मरियम नवाज नहीं जाती, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन वाज लिटरली शिवरिंग। मतलब कितने बयान देने पड़े, कितने आपको अपने टाउट्स भेजने पड़े, टाउट्स भेजने, उनके ऊपर हमले करवाने पड़े, आपने फेक आपको 50 तो एक इदारे के बंदे भेज दिए। या एग्जैक्टली, तो आपने जबरदस्ती उनको आपने प्रेशर डालने के लिए आपने किया, बावजूद उसके लोग निकले। फिर आपने बोला ओ जी लंडे में चले गए और जी कपड़ों की दुकानों में चले गए, और यार वो जहां से गुजर रहा था सोहेल आफरीदी पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही थी, फूड स्ट्रीट बंद कर दी, लिबर्टी बंद कर दी, क्यों नौबत आ रही आपको बंद करने की? आपने अपने हाथों से ही, आप पहले भी इस्लामाबाद में जब ये कॉल देते हैं आप अपने हाथों से शहर बंद कर देते हैं, लाहौर में ही विजिट करते हैं आप अपने हाथों से लाहौर बंद कर देते हैं। पहले एक प्रपोजल आया था कि बाढ़ लगा दे इस्लामाबाद के, उसका जो है टेंडर आने वाला था कि पूरे इस्लामाबाद की जहां जहां पे हुदूद है वहां आप एक बाढ़ लगा दें। भाई 22 रास्ते थे, 22 आपने कंटेनर लगा के देख लिया, लोग फिर भी आए नहीं। आई थिंक लेकिन लोग जो है वो सिर्फ मुंतजिर है कि कोई प्लान ऑफ एक्शन हो, कोई अभी भी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती, अभी भी रहनुमा की कमी, अभी लीडर की। और सोहेल आफरीदी साहब पे भी बजाहिर आपको याद है ना वो कच्चे धागे से जो हाथ बंधे हैं उनके, वो मैंने बहुत कुछ सुना, कुछ कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, ये जुमले इश्क़ इमरान में यार मतलब अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके। चलो, तहरीके इंसाफ उस वक्त तक फंक्शनल थी जब तक उमर अयूब वाज इन एक्शन, ठीक है। दैट वाज आखिरी दिन था 8 फरवरी 2024 जिस दिन इलेक्शन हुए, ठीक है। उसके बाद एक कहानी चलना शुरू हुई उमर अयूब के खिलाफ। आपको याद होगा उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया, फिर इमरान खान से मुलाकात हुई, फिर इस्तीफा वापस हुआ, फिर आगे जाके उनको दोबारा बताया गया कि नहीं इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उन्होंने इस्तीफा दिया। पार्टी के इमरान खान डिड नॉट वांट टू रिमूव है, पार्टी के कुछ लोग उनको रिमूव करना चाहते थे बिकॉज ही वॉज गोइंग वेरी एग्रेसिव। जिस दिन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने, डिफेक्टो तौर पे गंडापुर साहब पार्टी के चेयरमैन बन गए जी। गंडापुर साहब असर्ट करते थे, गंडापुर साहब बदतमीजियां करते थे, गंडापुर साहब चलवाते थे। उमर अयूब जैसे जैसे पिछड़ते गए, जगह छोड़ते गए, वैसे वैसे पार्टी वीक होती गई। बिकॉज गौहर साहब जो माजरत के साथ इमरान खान साहब ने भी जिंदगी में शादियां भी गलत की हैं और ये काम भी बड़े गलत किए कि उन्होंने गौहर को जनरल सेक्रेटरी लगाते, जो पार्टी का जो चेयरमैन होना चाहिए तो वो उमर अयूब को होना चाहिए, ठीक है। उमर अयूब पीछे हुआ, पार्टी वीक होने शुरू हुई। अभी हालत पता है क्या है, और मैं आपको बड़ा फैक्चुअली बता रहा हूँ, गौहर साहब खुद तरीके इंसाफ वालों को कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, वो मान नहीं रहे, वो ये नहीं कर। गौहर साहब एस्टेब्लिशमेंट से फुल कनेक्टेड है, ये सारी उधर से खीर भी खा के आते हैं, यहाँ पर आके इनको तसलियां भी देते हैं, इनको डराते भी है। मेन आदमी इतना वीक। अभी वो बहाना गौर साहब के पास क्या है कि मैं हट नहीं सकता क्योंकि लीगली मैं चेयरमैन हूं, मैं नहीं होऊंगा तो पार्टी नहीं होगी। पार्टी तो पार्टी है ही नहीं, वो तो नोटिफिकेशन भी आ चुका इलेक्शन कमीशन का, बिल्कुल आ चुका। मैं आपको 8 अक्टूबर जब पहली दफा नाम आता है सीएम के लिए जनाब सोहेल आफरीदी का, उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है इलेक्शन कमीशन, ये मेंबर्स नहीं रहे। हाँ जी, सुने सुने सुने, इसको छोड़े, पीडीए के नहीं है, पीडीए जमात ही खत्म हो गया। अब आगे कहानी क्या चल रही है इस टाइप पे। गौहर साहब किसी किस्म का एहतजाज वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत पप्पू हैं, उनको लोग छेड़ जाते हैं एहतजाज में, ठीक है। उमर अयूब साहब मफरूर है, हमाद अजहर साहब मफरूर है, मुराद सईद मफरूर है, शिबली फराज मफरूर है। बाकी पीछे रह गए थे गंडापुर साहब जो बातें बोलते करके भड़के मार के आ जाते थे, उसके बाद वो चले जाते थे वापस। सोहेल आफरीदी साहब वो करने फिर एक्टिव है, मुलाकात तो हुई है उनसे, बेशक वो तरदीद करते रहे, मुलाकात तो हुई है भाई। वो भी आपको बता देता हूँ, उसमें भी कहानी बता देता हूँ, कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, मरा के रो पिट के इन्होंने एक थिंक टैंक बनाया है अभी, वो तैमूर सलीम झगड़ा, ठीक है। इसको ओके यार कोई उस पर तो बोलो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। आपके लोग, आपके दो आपके पीटीआई के एमएनए ऐसे हैं कि एहतजाज की बात हो तो वो अपने हल्के में भाग जाते हैं इस्लामाबाद छोड़ के, वरना पूरा टाइम लूर इस्लामाबाद में फिर रहे होते, ठीक है। हर टाइम फिर होते वो छोड़ के भाग जाते। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जितने वकील, अब 5 वकील इकट्ठे करें, गौहर, सलमान अकबर रजा, लतीफ खोसा, बाबर अवान, हामिद खान, 5 छठा अली जफर को डाले, इन 6 को पकड़े, इन 6 को एक एक केस बनाए, 30 करोड़ फीस बना लेते हैं अपनी, ठीक है। एक एक केस की ये सारे मिला के ना 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़। होना ये चाहिए था कि इमरान खान कहता है ये सारे वकील हैं, ये लीगल कमेटी है, ये तुम्हारे पास केस है, डिसाइड करो, लेट मी नो हु विल फॉलो विच केस, एंड इंसान के बच्चे बन के वो केस करो। उमर अयूब को कहता है कि तू सियासत कर, टका के सियासत कर। अब गौहर साहब को क्या सियासत आती है? सलमान अकबर राजा वो आदमी, वो अलग मिथुन चक्रवर्ती चूड़ियां तोड़ने पे आ जाते हैं, फैसला ही उनका ये होता है मैं चूड़ियां तोड़ दूंगा। ऊपर से अभी इमरान खान साहब ने अल्लाह के हुक्म से 190 साल के 2 बाबे ढूंढे,
जी। मैं उस पे जरा एक्सक्लूसिव मैं आपको हाँ। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ये बताता हूँ कि महमूद अजीज साहब जो है वो आपकी फुप्पो से ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। वो पुप्पी बने हुए हैं, वो हर टाइम नाराज है, किसी ने वो नाराज हो जाएंगे। वो जलसे में निकल गए भाई, वो नाराज है ना, हर टाइम पे नाराज है। वहां उनकी तस्वीरें लगी हुई थी भाईजान, तस्वीर उन्होंने लगाई हुई थी, जलसे में नहीं गए थे, इसके भी मैं रीजन बता देती हूँ। नहीं मैं बताती हूँ, हमें जरा उनको शुगर हो गई थी। भाई सुन ले, उन्होंने ओलंपिक का इंजेक्शन लगवाया था। नहीं, दोनों ऑपोजिशन लीडर्स बहुत नाराज है। हाँ, क्योंकि दोनों ऑपोजिशन लीडर्स रेजिग्नेशन देने को बिल्कुल उसके नेज पे आ गए थे। नहीं देंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको ये नहीं, इमरान खान देखिए जो ओहदे है ना वो इमरान खान साहब की अमानत है, जो पसंद की चीज माननी है वो हुक्म आखिरी है, इमरान खान के लिए कुछ करना है वो देखिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के तो बकायदा ये बताया जा रहा है कि वो इतने उनकी लास्ट जो तकरीर के बाद, उनके डिसीजन के बाद कि भाई जब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का, आपको याद है पीटीआई ने बहुत बिग बैकलैश का उन्होंने सामना किया, और उसके बाद अल्लामा साहब जो है वो बताया जा रहा है कि वो इतने परेशान हो गए कि वो बिल्कुल इस्तीफा देने की तरफ आ गए थे। उनको रोका गया कि भाई ये इमरान खान, इससे क्या होगा, डेंट पड़ेगा इमरान खान के मौकफ को, डेंट पड़ेगा ना। मतलब पीटीआई की लीडरशिप से तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सलमान सफदर साहब जब मैं एक और खबर आपको एक्सक्लूसिव देने दें। सलमान सफदर साहब जब मिले हैं इमरान खान साहब से, उससे एक दिन पहले डॉन न्यूज की जो खबर, जिसमें बाकायदा पीटीआई के बारे में पूरा उसके जो इन फाइटिंग है, जो असल तो पीटीआई को डैमेज जो है वो 3 चीजें कर रही है ना, जो बताया भी हमें जा रहा है। एक सोशल मीडिया का प्रेशर है, एक बहनों का प्रेशर है, और एक जो इन फाइटिंग है। ये 3 फैक्टर्स बहुत गालिब आए हैं पीटीआई की इस वक्त सियासत पे। सलमान सफदर साहब जब इमरान खान साहब से मिलने गए तो इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब को, ये एक्सक्लूसिव अब नाज़रीन के लिए भी, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं डॉन न्यूज मुझे मिलता है, मैं डॉन न्यूज पढ़ता हूँ, और उनको सारा चीज पे वो अवेयर थे कि बाहर क्या हो रहा है। और उन्होंने उस वक्त सलमान सफदर को बोला कि भाई सारी चीज अचकजई के हवाले है, अचकजई ने जो भी डिसाइड करना है अचकजई डिसाइड करेगा। डिसाइड किया अचकजई साहब जो है नहीं, लेकिन वो पीटीआई वाला 8 फरवरी वाला उन्होंने डिसाइड किया कि इतना सख्त किस्म का एहतजाज नहीं होगा, रोक दिया गया नहीं। लेकिन ये अभी की बात है ना, अभी सलमान सफदर जो अभी मिले थे, तो अभी तो अचकजई साहब का एक रिन्यूड, मतलब एक वो पोजीशन में आना चाहिए अचकजई साहब को। मेरे ख्याल से अचकजई साहब इज वेरी डिसअपॉइंटेड पीटीआई के इस पूरी रवैये पे। भाई नहीं, साथ चलने को तैयार नहीं है ना पीटीआई की लीडरशिप। कौन सा इतनी पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, या तो डिलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ। एक बात बताता हूं, हर पार्टी का एक डीएनए होता है अलग सा ना, हर पार्टी का एक डीएनए होता है। कि मिसाल के तौर पे बिलावल साहब पेशावर में गए थे, पीपल्स पार्टी के कुछ नए ज्वाइन किए थे लोग मुलाकात करने के लिए, तो बिलावल साहब के आने से पहले एक पार्टी के साहब आए जो कि अब बड़े ओहदे पर हैं, उन्होंने सबको लाइन में खड़ा कर दिया कि अब सारे इस तरह खड़े हो जाए, बिलावल साहब यहाँ से आएंगे, और हदायत मैं आपको अभी बता दूं, हदायत थी आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, आगे नहीं आएगा कोई बंदा, हाथ मिलाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। बिलावल साहब ने हाथ मिलाया, बेहतर स्ट्रेटजी है। बिलावल साहब ने हाथ मिलाया तो ठीक है। तीसरा क्या था कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं कहना, मिस्टर चेयरमैन, यू विल एड्रेस देम मिस्टर चेयरमैन, मैडम सीएम, ठीक है। जिस तरह मरियम नवाज ने कहना, मरियम नवाज नहीं कह सकते आप, मैडम सीएम कहेंगे आप, ठीक है। वरना मरियम नवाज सीखों में बंदे को, मुझे तो आजमा करदार याद आती है, वो उजमा करदार जो कहती है नहीं कि बताओ ना तुम्हारा लीडर क्या कहता था मेरे बारे में और वो क्या भी दिया, इसका पूरा खाना खाली। मैं आजमा करदार सच्ची है। बिलावल तो बिलावल साहब मिस्टर चेयरमैन जी ऐसे मिलेंगे, उनसे ऐसे मिलेंगे। जो नून लीग है, नून लीग में आप मरियम नवाज के खिलाफ खड़े होकर दिखाएं, बात करके दिखाएं। ओ भाई कुछ दिन पहले सुने एक सेकंड में कहानी खत्म करूंगा। 14 साल शायद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल गुंजाइश नहीं होती, जलील किया था सलमान शहबाज शरीफ के साहबजादे ने, ट्विटर पे जलील किया था, जोकर या क्लाउन कहते हैं, क्लाउन का फाइनेंस मिनिस्टर, सिटिंग फाइनेंस, ठीक है। तहरीक इंसाफ का एक अलग डीएनए है। तहरीक इंसाफ में पहले एक कोर ग्रुप होता था, फिर उसके बाद एक और ग्रुप होता था, फिर एक और ग्रुप होता था। इमरान खान के दौर में भी ये लड़ते रहते थे। ये वाहिद पार्टी है जो कोर कमेटी की मीटिंगों में भी लड़ी होती थी, और फिर इमरान खान कहते ये चुप कर जाओ। वहां पर मैं आपको ये भी बताता हूँ, टिकट जब तकसीम हो रहे थे तो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ऑपोजिट बैठे हुए थे, गिलास मारा था, गिलास सट दिया था, माशाल्लाह गिलास मारा, 12 तोड़े पानी का गिलास मारा। हमने ट्वीटें की थी इस बात के ऊपर, गिलास से मारती थी। असद उमर साहब के ऊपर भी थोड़ा पानी छलक गया था, वो राम तेरी गंगा मैली हो गए थे। तो हर पार्टी का इनका एक स्पेसिफिक डीएनए लड़ना। द प्रॉब्लम इज नोबडी इज विलिंग टू असर्ट राइट नाउ। उमर अयूब आखिरी बंदा था जो असर्ट कर रहा था। गंडापुर साहब के आने के बाद उन्होंने जब गंडापुर को जगह देनी शुरू की ना, वहां से ही प्रॉब्लम हो। मैं आपको गंडापुर ने आके कहा सम स्पेस प्लीज,
प्लीज। अब पार्टी का फैसला मैं करूंगा। मेरे आगे वो तो भाई अपने आप को इमरान खान 90% मैंने किया हुआ है। यार मेरा फेवरेट 90% में से अगर किसी ने इमरान खान के लिए अगर काम किया था 90% वो गंडापुर साहब थे, वो खुद 10% क्लेम रह गया करते था, थे। मुझे हटा दिया गया। अगर मुझे ना हटाया गया था मैं इमरान खान को तो 14 जिले क्रॉस मैं कह रही थी गंडापुरी भड़के। आई लव गंडापुर साहब। चलें इसी नोट के साथ मुझे आदिल राजा साहब और रीना शिकरी साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सियासी बैठक की ये किस्त आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।